वेलकम टू द एग्री गुरु कोचिंग जगदलपुर। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है नए टॉपिक के साथ। तो आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे वो होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने देखा था रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, उसके बाद हमने देखा था कि मेल रिप्रोडक्टिव के बारे में हमने स्टडी की थी। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो था उसमें हमने देखा था कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, कौन से प्राइमरी हैं, कौन से सेकेंडरी हैं, क्या क्या उनके फंक्शंस हैं और उनमें से कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं। तो वैसे ही आज अपन जो दूसरा डिस्कशन करेंगे वो होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब अर्थात मादा जनन तंत्र। ये भी वैसे ही रहता है जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या था, प्राइमरी आपके ऑर्गन्स थे, इसमें भी प्राइमरी ऑर्गन्स रहते हैं। उसमें क्या क्या था, आपका टेस्टिस था और स्क्रोटम था। इसमें जो प्राइमरी ऑर्गन है वो कौन सा है, ओवरी। इसमें सिर्फ एक ही प्राइमरी ऑर्गन है, वो कौन सा है, ओवरी। उसके बाद उसमें हमने सेकेंडरी ऑर्गन्स देखे थे, इसमें भी सेकेंडरी ऑर्गन्स होते हैं। कौन कौन सा होता है आपका, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब होता है, यूटेरस हॉर्न होता है, यूटेरस होता है आपका, सर्विक्स होता है, वेजाइना होता है, वल्वा होता है। अब आप बोलेंगे बाकी सब जो लिखा है सबको बताया जाएगा, ठीक है, सारे ही ऑर्गन्स आपके हेल्पिंग है, बट ये जो मेन सेकेंडरी ऑर्गन्स है उनके बारे में बताया गया है। तो स्टार्ट करते हैं ओवरी से। तो ओवरी सबसे पहला चीज क्या रहता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे मेन और प्राइमरी ऑर्गन रहता है। क्यों रहता है, जैसे आपको पता होगा टेस्टिस क्या काम कर रहा था, शुक्राणुओं का निर्माण, ठीक है, स्पर्म्स निर्माण, स्पर्म्स फॉर्मेशन कर रहा था। किस चीज के लिए, फ्यूजन के लिए, फर्टिगेशन के लिए, ताकि वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर आए और फ्यूजन करे। तो जैसे वहां शुक्राणुओं का निर्माण हो रहा था, आपके स्पर्म्स का डेवलपमेंट हो रहा था, ओवरी में भी ओवम, या इसको ओवा भी बोलते हैं, दोनों नाम से जाना जाता है। क्या क्या नाम है, ओवा या ओवम, इसका निर्माण होता है, अंडाणु का निर्माण होता है। अच्छा, ये अंडाणु क्या करता है, फ्यूज होता है, किससे, शुक्राणु से। इन दोनों के फ्यूजन या फर्टिगेशन से क्या होता है, आपका एम्ब्रियो डेवलप होता है। फिर वो एम्ब्रियो और ज्यादा डेवलप होता है, उसका विकास होता है और फिर क्या बनता है, वो एक बछड़ा या काफ बनता है। तो ओवरी का मेन फंक्शंस क्या है, याद रखेंगे, दो फंक्शंस है। सबसे पहला फंक्शंस जो है वो क्या है आपका, फॉर्मेशन ऑफ ओवम या ओवा, ठीक है, अंडाणु का निर्माण। दूसरा चीज, जैसे टेस्टिस में क्या हो रहा था, आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो कि मेल सेक्स हार्मोन था वो रिलीज हो रहा था। जब तक वो रिलीज नहीं होगा आपका क्या था, स्पर्म नहीं बनेगा। एज इट इज यहां भी अंडा, ये जो अंडाणु है आपका ओवम, तब तक नहीं बनेगा जब तक कि ओवरी जो है एस्ट्रोजन हार्मोन सीक्रेट नहीं करता। ये एस्ट्रोजन हार्मोन क्या है, फीमेल सेक्स हार्मोन। क्लियर है। ओवरी ने क्या किया, पहला काम क्या किया, आपका जो एस्ट्रोजन हार्मोन था उसको रिलीज किया। एस्ट्रोजन हार्मोन जैसे रिलीज हुआ वैसे क्या बना, ओवा या ओवम। अच्छा, ये बनते कैसे, तो ये भी याद रखेंगे, ये भी आपका एक साल पूछा गया है, बीएचयू में आया था कि फॉलिकल्स। अब फॉलिकल्स क्या रहते हैं, फॉलिकल्स मतलब होता है इमेच्योर एग। क्या है, इमेच्योर एग। एक होता है मैच्योर एग जिसमें कि आपका फर्टिगेशन होता है, और होते हैं इमेच्योर एग। इमेच्योर एग क्या रहते हैं, बहुत ज्यादा संख्या में रहते हैं। और यही क्वेश्चन है कि गाय के ओवरी में कितना फॉलिकल्स पाया जाता है, तो याद रखेंगे कितना पाया जाता है, 75,000, ठीक है, 75,000 इमेच्योर एग पाए जाते हैं। इनमें से कोई एक एग जाके क्या होता है, फर्टाइल होता है या मैच्योर होता है, और उसी में क्या होता है, फर्टिगेशन होता है। बाकी के जो बच गए 74,999 ये क्या हो जाएंगे, आपके इनएक्टिव हो जाएंगे, इमेच्योर में रहेंगे। अच्छा, अब ये बात आती है कि इनकी इमेच्योरिटी या मैच्योरिटी कैसे डिपेंड करती है। तो सबसे पहला चीज, ओवरी जो एक्टिव होता है वो कब होता है, जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्टिव हो। ये कब होता है, ये एक्टिव होता है आपका 24 से 30 महीना, मतलब जब बच्चा जन्म देता है वहां से लेके 24 से 30 महीना, मतलब कितना होता है, 2 से 2.5 साल के बाद एक जो गाय रहती है वो सक्षम होती है किसके लिए, बच्चे पैदा करने के लिए। क्लियर है यहां तक। ये 24 से 30 महीने में क्या होगा, आपका जो कंप्लीट डेवलपमेंट होगा किसका, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इसके बाद आता है एस्ट्रस साइकिल। एस्ट्रस साइकिल मतलब क्या है, वो पीरियड जिसमें कोई गाय जो रहता है वो हीट में आती है, मतलब एक बार हीट में आ गई उसके बाद 21 दिन का टाइम लगेगा। इसके क्या बोलते हैं, एस्ट्रस साइकिल या मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला जाता है इसको। ये कितने दिन का होता है, 21 दिन का। मतलब हर 21 दिन में ये जो 75,000 इमेच्योर एग है, इनमें से कोई एक एग जो है वो एक्टिव हो जाएगा। अब इसके बाद आती है हीट पीरियड। हीट पीरियड कितना रहता है गाय का, 18 से आपका 24 घंटा रहता है, ठीक है। भैंस में भी 24 से 26 से 28 घंटे रहते हैं, अलग अलग, बकरी में अलग रहता है, तो सब में अलग अलग पाया जाता है। तो हीट पीरियड क्या रहता है, वो पीरियड जिसमें कि आपका जो एग है वो सबसे ज्यादा एक्टिव हो जाएगा। मतलब ये प्रॉपर टाइम होगा आपका किसके लिए, फर्टिगेशन के लिए। अगर इस टाइम में आपका जो स्पर्म है वो आपके एग से या ओवम से फ्यूज होता है तो 120%
1000% भी बोल दो, क्या होगा आपका फ्यूजन होगा, फर्टिगेशन होगा और आपका जो काफ है उसका मतलब एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा, फिर एम्ब्रियो से आपका काफ बनेगा। तो ओवरी के बारे में समझ आएगा, कितने फॉलिकल्स पाए जाते हैं 75,000। अच्छा ये ओवरी दो तरह मतलब दो साइड में रहता है, एक तरफ क्या रहता है आपका ये जो दिख रहा है ना एकदम सिंग नुमा जो स्ट्रक्चर है आपका, हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर, वहां पे इस हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, यूटेरस हॉर्न बोलते हैं, नाम में हॉर्न है। तो इसका जो एक साइड रहता है ओवरी का एक साइड किससे अटैच रहता है आपका यूटेरस हॉर्न से, और दूसरा साइड किससे रहता है फॉलिकल फैलोपियन ट्यूब से रहता है। ठीक है, अभी फैलोपियन आप बोलेंगे यहाँ तो इनफंडिबुलम है, पूरा कहानी बताया जाएगा कि इनफंडिबुलम फैलोपियन ट्यूब का ही हिस्सा है। तो बस इतना देखेंगे कि एक हिस्सा कहां से अटैच रहेगा, जो मेन हिस्सा रहेगा वो आपका यूटेरस हॉर्न से रहता है। अच्छा कैसे अटैच रहेगा, यहाँ एक मसल्स रहता है, ठीक है, एक मसल से स्नायु हिंदी में बोलते हैं, स्नायु से जुड़ा रहता है, ये आपको दिख रहा है ना, यही है आपका मसल्स, इससे जुड़ा होगा। क्लियर है। अब होता क्या है, ओवरी से आपका ओवम बनता है, जो एग है वो बनता है, वो कहां आता है आपके इनफंडिबुलम में, ये आपका कैच करता है, फिर यहां से आता हुआ आपका कहां चले जाता है, ये फैलोपियन ट्यूब पूरे को ही बोलते हैं, किसको किसको बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब में तीन चीजें आती है, एम्प्यूला, एस्थेमस और इनफंडिबुलम। ये मैं आपको जब सेकेंडरी समझाऊंगा तब बताऊंगा, मैं बस प्रोसेस बता देता हूं। एग यहां से आता हुआ जाता है, एम्प्यूला में रुकता है, एम्प्यूला में क्या होता है आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से आपका जो स्पर्म आया है, अब यही मेन चीज है। देखिए ये प्रोसेस को समझिएगा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भले दिखने में बड़ी इजी लग रही है पर ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या हो रहा था, आपको सिर्फ स्पर्म का फॉर्मेशन करना था, स्पर्म डेवलपमेंट करना था, स्पर्म आपका बन गया, काम खत्म। यहां ऐसा नहीं होता है, यहां पहले आपका स्पर्म आएगा, एंट्री लेगा, एंट्री लेने के बाद वो मूवमेंट करके कहां आएगा आपके एम्प्यूला या एस्थेमस वाले पोर्शन में, फिर ओवरी से आपका एग बनेगा, ये एग कहां जाएगा, इनफंडिबुलम से होता हुआ एम्प्यूला या एस्थेमस में जाएगा, यहां पे फ्यूजन होंगे, फ्यूजन होने के बाद आपका क्या बनेगा एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो वापस से होता हुआ कहां आएगा, यूटेरस से होता हुआ यूटेरस में अटकेगा, यहां पे इसका क्या होगा डेवलपमेंट होगा। ठीक है, डेवलपमेंट होने के बाद क्या होगा, एम्ब्रियो डेवलप होकर क्या बनेगा, काफ बनेगा, फिर काफ क्या करेगा, सर्विक्स के रूट से होता हुआ वापस वेजाइना से होता हुआ बाहर आएगा। मतलब टू वे प्रोसेस देख रहे हैं, एक में एंट्री ले रही है, फिर फ्यूजन हो रहा है, फिर बाहर निकल रही है। इसलिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो रहता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो रहता है ना, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहता है, थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं, टफ रहता है, मेजर रहता है, और इसीलिए ये बोला जाता है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डोमिनेंट जो रहता है ना, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहता है। क्योंकि इतना प्रोसेस देखिए, ऐसा नहीं कि आपका ओवम बन गया और काम खत्म, उस ओवम को पालना है। आपको पता होगा कि गाय का जो गेस्टेशन पीरियड रहता है, जो गर्भधारण काल रहता है, वो कितना रहता है, 281 दिन। 281 दिन लगते हैं इस पूरे प्रोसेस को होने में, और ये कहां होगा आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसलिए इतना मेन है। ठीक है, तो चलिए पहले एंट्री की बात करते हैं। एंट्री में देखिए क्लिस्टोरिस रहता है, जिसका एंट्री गेट रहता है। कुछ बुक्स में क्लिस्टोरिस को नहीं दिया गया है, कहां से स्टार्ट किया जाएगा, सीधा वल्वा से। ठीक है, वल्वा को भृंग बोलते हैं, ठीक है, भृंग शेप या भृंग मार्ग बोला जाता है। इसके बाद यहाँ एक पतली सी झिल्ली पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं, हाइमन लेयर। ठीक है, जब तक आपका जो गाय है वो यौवन अवस्था में नहीं आता, प्यूबर्टी पीरियड जिसको बोलते हैं, 24 से जो 30 महीना रहता है ना, जिसमें वो फर्स्ट टाइम आपकी क्या रहती है, एक्टिव रहती है सेक्सुअली, तो वहां तक ये हाइमन जो लेयर रहता है ये बना रहता है। जैसे ये एक बार सेक्सुअली एक्टिव होगी, ये हाइमन लेयर क्या होता है, ब्रेक डाउन हो जाता है, और आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो पेनिस था वो एंटर करके कहा जाता है वेजाइना। वेजाइना में जाने के बाद ये क्या करता है, जो स्पर्म है, जो शुक्राणु जो मेन है आपके, उसको क्या करता है, यहाँ पे लाके रिलीज कर देता है, छोड़ देता है। अब यहाँ पे जो सर्विक्स, सर्विक्स के नीचे यहाँ एक ओपनिंग गेट पाई जाती है, थोड़ी सी उभार वाली रहती है, यहां से आपका स्पर्म मूवमेंट करता हुआ, ठीक है, सर्विक्स से होता हुआ, यूटेरस से होता हुआ, यूटेरस हॉर्न से होता हुआ, स्थमस से होता हुआ एम्प्यूला में आता है। ये आपकी थी एंट्री, ये समझ आ गया एंट्री कैसा होता है। अब इसके बाद यहां से स्टार्ट करते हैं। अब ओवरी में हमने पता है फैलोपियन जो फॉलिकल्स रहते हैं 75,000 रहते हैं, आपके फॉलिकल्स इमेच्योर रहते हैं, उनमें क्या होता है, हीट पीरियड आता है, जिससे कि एक ओवम बनता है। ये एक ओवम क्या करता है, आपका एम्प्यूला में जाता है, फ्यूजन होता है। अच्छा, ओवरी जो आकार है, ओवरी का आकार, वो आकार कैसा रहता है, अंडाकार रहता है। कैसा रहता है, अंडाकार रहता है। अब कुछ पॉइंट्स जो ओवरी से रिलेटेड है, जो इंपॉर्टेंट है, वो आप समझ लीजिए। पहला पॉइंट, ओवरी का आकार कैसा रहता है, अंडाकार ओवल शेप का रहता है। दूसरा चीज, ये कहां से अटैच रहता है आपका, पहले बता चुके हैं, यूटेरस आपके जो हॉर्न से वहां। अच्छा, एक चीज पूछा जाता है कभी कभार, ये बहुत रेयर क्वेश्चन है, फिर भी आपको बता देता हूं। जैसे ओपनिंग मैंने बताया, कुछ बुक में वल्वा से होता है, तो वल्वा से ओवरी का डिस्टेंस, ठीक है, वल्वा से ओवरी का डिस्टेंस कितना रहता है, 12 से 18 इंच।
ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन वल्वा एंड ओवरी। अच्छा, इसके बाद ओवरी का साइज, ये इंपॉर्टेंट है। तो ओवरी का साइज में सबसे पहले लेंथ की बात करते हैं। तो इसका लेंथ जो रहता है 1.5 इंच। कितना रहता है, यहां बिंदु लगा है ना, 1.5 इंच इसका क्या रहता है लंबाई, 1 इंच इसकी क्या रहती है चौड़ाई, और आधी इंच क्या रहती है इसकी मोटाई। अब इसको ऐसे समझेंगे, ठीक है, ये हो गया लेंथ, ये हो गया विड्थ, और ये वाला जो पोर्शन है ये क्या होता है इसकी मोटाई। क्लियर है? या फिर यहीं पे आप समझ लीजिए, ये लेंथ है, ये विड्थ है, और जो अंदर वाला पोर्शन रहेगा, ये जो खाली वाला क्या होगी इसकी मोटाई। तो लेंथ कितनी रहती है 1.5 इंच, ठीक है, लंबाई, चौड़ाई कितनी रहती है 1 इंच, और मोटाई कितनी रहती है आधी इंच। ये आपको समझ आ गया इतना, ठीक है। अब आपका ओवरी में ओवम बन गया, ठीक है। अच्छा, ओवम बनने के लिए कौन सा हार्मोन रहता है, फिर मैंने बताया एस्ट्रोजन हार्मोन रहता है। एस्ट्रोजन हार्मोन आपका रिलीज करेगा, वही मेन रहता है। अच्छा, जो आपका ओवरी रहता है ना, ये ओवरी जो रहता है एपिथेलियम लेयर से बना रहता है। देखिए, आप वहां वापस जाइए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वहां भी क्या थे, एपिथेलियम लेयर था, 2 थे, जर्म सेल्स थे और आपके सरसोली सेल्स थे। वैसे ही यहाँ भी ओवरी जो रहता है ना, ओवरी भी क्या रहता है एपिथेलियम लेयर से बना रहता है। और यही इसके बाद एपिथेलियम लेयर का काम ही ये है कि वहां पे क्या था, जर्म सेल्स क्या बनाता था, शुक्राणु बनाता था, आपके स्पर्म बनाता था, और जो सरसोली सेल था उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता था। यहाँ दोनों काम एक ही एपिथेलियम सेल कर रहा है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ओवम का डेवलपमेंट हो रहा है, और जो आपका एस्ट्रोजन हार्मोन है वो रिलीज हो रहा है। तो आपका पहला जो प्राइमरी ऑर्गन है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद सेकेंडरी ऑर्गन में सबसे पहले जो अपन पढ़ेंगे वो होगा फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब को एक और चीज में ओविडक्ट बोला जाता है, ठीक है, अंडवाहिनी। अब अंडवाहिनी, वहां पे क्या था शुक्रवाहिनी, यहाँ पे क्या है अंडवाहिनी। वाहिनी मतलब क्या है, कैरी करेगा उसको, ठीक है, कैरी मिनाटी वाला कैरी नहीं, ठीक है। पता चल रहा है कैरी मिनाटी आपके दिमाग में भी वैसे भी ट्रेंड में चल रहा है, कैसे है तो फिर कैसे हैं आप लोग, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे ओविडक्ट है, इसको क्या बोलते हैं अंडवाहिनी बोला जाता है। ये किसको कैरी करता है, आपके एग को। अब ये एग फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ कहां जाएगा, आपके यूटेरस हॉर्न से होता हुआ आएगा। बट याद रखेंगे कि जो आपका फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब के 3 हिस्से हैं। जो सबसे एज वाला हिस्सा है इसको इनफंडिबुलम बोला जाता है। इसके बाद जो इसके बाद वाला हिस्सा, देखिए यहाँ पे जगह नहीं था करके मैंने इधर कर दिया है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं, नाम बस याद रखेंगे एम्प्यूला। पहला पोर्शन आपका क्या हुआ इनफंडिबुलम, दूसरा पोर्शन आपका क्या रहता है एम्प्यूला, और तीसरा पोर्शन आपका क्या रहता है इस्थेमस, ठीक है। 3 पोर्शन है, वहां भी थे आपके 3 पोर्शन थे, हेड था, नेक हेड था, बॉडी था, और आपका क्या था टेल था। वैसे यहां भी है, ठीक है। अब इसमें क्या रहता है कि जो इनफंडिबुलम है उसकी स्ट्रक्चर कीप लाइक रहती है, ठीक है। कीप आपने देखा होगा प्रैक्टिकल लैब में, ऐसा रहता है ना, जैसा कीप रहता है, इसी के लाइक स्ट्रक्चर रहती है। यहाँ पे क्या करता है, जो आपका ओवरी है, जो इमेच्योर एग था फॉलिकल से, वो क्या हो गया मैच्योर एग हुआ। यहां से क्या हुआ फिर ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है। ब्रेकडाउन होने के बाद ये एग जो है ये कहां पे आ जाएगा इनफंडिबुलम में, इधर नहीं जाएगा, ठीक है, इधर जाएगा। इनफंडिबुलम में जैसा आएगा, इनफंडिबुलम क्या करेगा उसको कैच कर लेगा। इनफंडिबुलम से कैच हुआ, फिर इनफंडिबुलम से होता हुआ कहां आएगा आपके एम्प्यूला में, और एम्प्यूला में आके ही रुक जाएगा, ठीक है। एम्प्यूला और इस्थमस इन्हीं के बीच में आके रुक जाएगा, और फिर से यहां से जो आपका स्पर्म है वो आके यहां पे फ्यूजन करेंगे। आपका क्वेश्चन आता है कि जो फर्टिगेशन होता है, फर्टिलाइजेशन जो होता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन जो होता है, निषेचन की प्रक्रिया कहां पे होती है, तो याद रखेंगे कि निषेचन की जो प्रक्रिया होती है वो आपके एम्प्यूला मतलब फैलोपियन ट्यूब में, फैलोपियन ट्यूब का जो हिस्सा है एम्प्यूला, उसके और यूटेरस हॉर्न्स के बीच में होती है। ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा। अच्छा, फैलोपियन ट्यूब का जो लेंथ रहता है वो भी आपका सामान्यतः पूछा जाता है। तो फैलोपियन ट्यूब का जो लेंथ, देखिए यहां से स्टार्ट हो रहा है और खत्म कहां होगा यूटेरस हॉर्न तक आते आते, तो इसकी जो लेंथ रहती है वो कितनी रहती है 35 से 40 सेंटीमीटर। किसकी, फैलोपियन ट्यूब की। क्लियर है? कितनी होगी इसकी लेंथ, 35 से 40 सेंटीमीटर बोल दिया क्या मैंने, माफ कीजिएगा, 35 से 40 ही रहता है, 35 से 40 तो यूटेरस हॉर्न का रहता है, मैंने इसको बता दिया। फैलोपियन ट्यूब का जो रहता है वो 25 सेंटीमीटर रहता है। कितना रहता है 25 सेंटीमीटर। अब ये 25 सेंटीमीटर कहां से स्टार्ट होगा आपके इनफंडिबुलम पे, और कहां पे खत्म होगा आपका एस्थेमस पे। क्लियर है, यहां तक समझ आ गया। अब क्या रहता है, जो फैलोपियन ट्यूब है उसने कैरी कर लिया। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज रखेंगे, जहां पे फैलोपियन ट्यूब स्टार्ट होती है वो हिस्सा चौड़ा रहता है, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाता है हिस्सा क्या होता है सकरा होते जाता है। क्यों सकरा होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका फर्टिगेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या है आपका जो, वेट अ मिनट,
फर्टिगेशन, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, दोनों बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड है। फर्टिगेशन मतलब आपका फर्टिलाइजेशन पर प्लस इरिगेशन, वो एग्रोनॉमी का पोर्शन है। यहाँ पे आपका क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, जिसको निशेशन बोलते हैं, या फ्यूजन वर्ड, फ्यूजन वर्ड लेते हैं, ज्यादा सही होगा। फ्यूजन वर्ड जो रहता है, फ्यूजन मतलब क्या है, निशेशन की प्रक्रिया होती है। क्लियर है। अब इसके बाद बात आती है कि जो फैलोपियन ट्यूब रहता है, जो इनफंडिबुलम है, या जो आपका एम्प्यूला है, या जो इस्थेमस है, ये काम क्या करते हैं? तो ये क्या काम करेंगे? पहले चीज तो वो ये कैरी करेंगे। किसको कैरी करेंगे? आपके एग को कैरी करेंगे। फिर एग को कैरी करके क्या होंगे, मूवमेंट करके लाएंगे। मूवमेंट करके कहां तक लाएंगे? एम्प्यूला में लाएंगे। एम्प्यूला में आपका फ्यूजन होगा। फ्यूजन होने के बाद इनका काम होता है कंप्लीट। ठीक है, यहीं तक इनका काम था। ये काम कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट काम किसका स्टार्ट होगा? यूटेरस हॉर्न। ठीक है, इसको हिंदी में शायद अंडाशय भृंग बोला जाता है, ऐसे ही कुछ समथिंग बोला जाता है। अंडाशय भृंग के आसपास ही ऐसे कुछ नाम दिया गया है इसको। ठीक है, तो अंडाशय भृंग या जो आपका यूटेरस हॉर्न ज्यादा सही है। पहली चीज इसकी स्ट्रक्चर कैसे रहती है? सिंह के जैसे रहती है। हॉर्न्स नाम में ही पता चल रहा है, हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर है। दूसरी चीज जो रहती है कि ये डिवाइड में रहता है ना। देखो, यूटेरस 3 हिस्से में, पूरा यूटेरस जो रहता है वो क्या रहता है? पहला ये जो बीच वाला पोर्शन है, ये है यूटेरस। इस पूरे पोर्शन को बोला जाता है यूटेरस बॉडी, और ये वाले पोर्शन को बोला जाता है यूटेरस हॉर्न। फिर से समझेंगे, ये वाला जो पोर्शन है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या बोला जाता है? यूटेरस हॉर्न। ये जो ओपनिंग लाइक स्ट्रक्चर है, जहां पे दो यूटेरस आपस में मिल रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? यूटेरस। और ये जो यहाँ की जो बॉडी है ना, ये यहां से यहां तक की जो है, इसको क्या बोलते हैं? यूटेरस बॉडी। क्लियर है? क्या बोला जाता है? यूटेरस बॉडी। यूटेरस हॉर्न की जो लेंथ रहती है वो कितनी रहती है? 35 से 40 सेंटीमीटर। क्लियर है? कितनी रहती है? 35 से 40 सेंटीमीटर। और जो आपका यूटेरस बॉडी है, यूटेरस की बात नहीं कर रहा ना, यूटेरस जो बॉडी है, ये वाली बॉडी, इसकी जो आपकी लेंथ रहती है 2 से 4 सेंटीमीटर। तो अगर मैं बात करूं यूटेरस की लेंथ कितनी रहती है, तो यहाँ पे आप ऐड कर दीजिए 35 से 40 और 2 से 5, तो कितना हो जाएगा? 40 से 45 सेंटीमीटर रहता है। अच्छा, यूटेरस हॉर्न जो रहता है, यूटेरस हॉर्न क्या करता है? आपका जो आपका एम्ब्रियो बना, फ्यूजन हो गया, फ्यूजन होने के बाद क्या है? एम्ब्रियो बन गया। एम्ब्रियो बनने के बाद वो उसको लाके कहां छोड़ देता है? यूटेरस में। कहां छोड़ देगा? आपके यूटेरस में। अच्छा, जो एक और चीज याद रखेंगे, यूटेरस हॉर्न 2 रहते हैं ना, एक इस साइड एक इस साइड। वैसे ही आपका फेलोपियन ट्यूब भी 2 होगा, वैसे ही आपका ओवरी भी 2 होगा। ये भी एक साल आपका पूछा गया, मैं भूल गया था, सॉरी, कि ओवरी की संख्या पूछी, तो अगर संख्या में पूछा तो 2, और अगर जोड़ी में पूछा तो 1 जोड़ी, और संख्या में पूछा तो 2, मतलब नंबर्स 2 पेयर्स 1। इसके बाद क्या है? यूटेरस हॉर्न में आपका एग आ जाता है। एग आने के बाद यूटेरस हॉर्न से होता हुआ कहां पहुंच जाता है? एस्ट्रस में। एस्ट्रस में आने के बाद क्या है? ये रुक जाता है। ठीक है, एस्ट्रस में आने के बाद क्या है? ये रुक जाता है, और यहाँ पे डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का। और ये एम्ब्रियो जो रहता है ना, यहां से डेवलप होता है। ठीक है, डेवलप होने के बाद क्या रहता है कि इसके चारों तरफ प्लासेंटा, प्लेसेंटा आपने सुना होगा। ठीक है, प्लेसेंटा क्या रहता है? आपने देखा होगा कि जब बछड़े निकलते हैं तो एक रस्सी जैसी संरचना निकलती है, या आपने ह्यूमंस के केस में भी देखा होगा, एक झिल्ली पाई जाती है। झिल्ली के अंदर आपने देखा होगा ना अल्ट्रासाउंड्स में कि क्या रहता है? एक झिल्ली रहती है, यहां से एक बेबी रहता है आपका। ठीक है, यहां पे उसके नाभि के पास जो स्टमक पोर्शन से एक धागे लाइक स्ट्रक्चर निकलती है, और ये जॉइंट रहती है। इसी को क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा। तो यहां पे क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा होता है। ठीक है, क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा। मतलब एम्ब्रियो अब डेवलप होने स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे ये भ्रूण क्या होता है? बच्चे का रूप लेता है, काफ का रूप लेता है। और ये किसके अंदर होता है? प्लेसेंटा के अंदर। तो प्लेसेंटा में क्या रहता है? जो यूटेरस रहता है ना, यहाँ पे एक फ्लूइड रहती है। क्या रहती है? एक फ्लूइड रहती है, एक आपकी द्रव्य रहती है। ठीक है, इसी द्रव को क्या बोला जाता है? आपका गर्भाशय दुग्ध बोला जाता है, यूटेरस मिल्क बोला जाता है। इस यूटेरस मिल्क का काम क्या है? आपका जो एम्ब्रियो है उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना। वहां भी हो रहा था वैसे ही सेम चीज, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हो रहा था ना, वैसे यहां भी क्या होगा? आपका न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा। अब आपका एम्ब्रियो धीरे धीरे क्या हो रहा है? भ्रूण बन गया है। भ्रूण बनने के बाद ये कहां आता है? आपके सर्विक्स में। कहां आता है? सर्विक्स में। अच्छा, सर्विक्स जो है वो ऊपर से नीचे आते आते क्या है? सकरा हो जाता है। जैसे यहाँ क्या हो रहा था? आपका फेलोपियन ट्यूब स्टार्टिंग में चौड़ा था, बीच में उससे पतला, और लास्ट में सबसे पतला। सेम ये चीज सर्विक्स होता है। जो सर्विक्स का एंट्री रहता है ना, वो क्या रहता है? चौड़ा रहता है, और जो एग्जिट पॉइंट मतलब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो इसका एग्जिट होगा, तो यहाँ पे क्या है? पतला हो जाता है। अच्छा, एक और चीज, जो आपका यूटेरस रहता है ना, यूटेरस में दाने लाइक, मतलब छोटे छोटे ऐसे दाने लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। ठीक है, पिंपल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है,
दानेदार संरचना पाई जाती है, ठीक है, याद रखेंगे। और जो आपका सर्विक्स रहता है, सर्विक्स के दोनों ओर, ठीक है, ये आपका सर्विक्स है, इस साइड भी सर्विक्स होगा, इस साइड भी सर्विक्स, यहां भी उभार पाया जाता है। क्या पाया जाता है? उभार पाया जाता है। अच्छा, सर्विक्स सिर्फ दो ही केस में खुलता है, ठीक है, सर्विक्स क्या है? दो ही केस में खुलता है। फर्स्ट, जब आपके काऊ का हीट पीरियड हो, तो हीट पीरियड में आपका क्या रहेगा? एंट्री देने के लिए किसको? स्पर्म्स को। और दूसरा, जब डिलीवरी होगा, बच्चे का डिलीवरी होगा। सिर्फ दो ही केस में आपका सर्विक्स खुलता है, अनलेस आपका सर्विक्स बंद रहता है। किससे बंद रहता है? म्यूकस प्लग से, याद रखेंगे, ठीक है। किससे बंद रहेगा? आपके म्यूकस प्लग से। एक प्लग रहता है, ठीक है, प्लग है, ये लॉक कर देता है। किसको लॉक कर देता है? सर्विक्स को लॉक कर देता है कि अब कोई मूवमेंट नहीं होगा। मूवमेंट सिर्फ दो ही केस में होगा। पहला केस आपका क्या रहेगा? जब आपका हीट पीरियड आएगा, और दूसरा कब रहेगा? जब बच्चे को बाहर निकालना होगा, अनलेस ये म्यूकस प्लग से बंद रहता है। अच्छा, ये उसकी ओपनिंग रहती है, ठीक है, यहीं से ओपनिंग होती है, बच्चे यहीं से निकलता है, या जो आपका स्पर्म्स का एंट्री होता है वो भी यहीं से होता है, या जो आपका यूरिन निकलता है वो भी यहीं से निकलता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका सेकेंडरी ऑर्गन है वो आपका क्या है? वेजाइना, ठीक है। सर्विस में एक और चीज याद रखेंगे कि ये जो हिस्सा रहता है ना, ये मस्कुलर हिस्सा रहता है, मांसल हिस्सा रहता है, ठीक है, उभरा हुआ रहता है। इतनी चीज काफी। अच्छा, सर्विक्स का जो आप वो याद रखेंगे कि सर्विक्स की लेंथ आपको जनरली पूछी जाती है कि सर्विक्स का लेंथ क्या रहता है। तो ये जो लेंथ है ना सर्विक्स का, ये कितना होता है? 8 से 10 सेंटीमीटर। कितना रहता है? 8 से 10 सेंटीमीटर, ठीक है। जैसा आपका यूटेरस ऑन का था 35 से 40 था, यूटेरस बॉडी का था 2 से 4 था, वैसे ही आपका सर्विक्स का कितना रहता है? 8 से 10 सेंटीमीटर रहता है। क्लियर है यहां तक बात? इसके बाद आ जाते हैं अपन सीधा वेजाइना में। वेजाइना जो रहता है आपका, वो ये बोल सकते हैं कि वल्वा के बाद जो नेक्स्ट पार्ट रहता है वो आपका वेजाइना ही रहता है। ये क्या रहती है? आपकी वो पॉइंट रहती है जहां पे आपका स्पर्म्स सीक्रेट होता है, ठीक है, जहां पे नेचुरली। अच्छा हाँ, एक और चीज मैं बताना भूल गया, सर्विस का काम बताना था ना। सर्विस का ये काम रहता है, अगर आपको पता होगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में जो स्पर्म छोड़ा जाता है वो मिड सर्विक्स में ही छोड़ा जाता है। कहां छोड़ा जाता है? मिड सर्विक्स, मध्य ग्रीवा में। सर्विस को ग्रीवा बोलते हैं, आपने पढ़ा होगा, मध्य ग्रीवा में छोड़ा जाता है। जबकि नेचुरल में, नेचुरल जो आपका मेटिंग होता है वहां पे जो स्पर्म रहता है वो वेजाइना में ही रिलीज हो जाता है, ठीक है, वेजाइना में रिलीज हो जाता है, क्योंकि पेनिस यहां बहुत अंदर तक नहीं जाती है। तो जो आपका सर्विक्स रहता है उसको क्या करते हैं? सर्विक्स में आपका जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है उसके थ्रू छोड़ा जाता है। अच्छा, वेजाइना का जो लेंथ रहता है ना, ये भी आपको पूछा जाता है। तो वेजाइना का लेंथ जनरली कितना रहता है आपका? 25 से 30 सेंटीमीटर रहता है। कितना रहता है? 25 से 30 सेंटीमीटर। अच्छा, इसका और क्या काम रहता है? तो इसका काम ही ये है कि जो आपका बच्चा रहेगा उस बच्चे को निकालने का काम करेगा, ठीक है, बच्चे को निकालने का काम करेगा। अब ये बच्चा यहां से होता हुआ नीचे आ रहा है, ठीक है, कहां आ रहा है? आपका हाइमन जो लेयर है वो तो आपका ब्रेकडाउन हो गया होगा, ये कहां आएगा? वल्वा से। अब वल्वा जो रहता है वो कौन सा रहता है? आपका एंट्री गेट रहता है। देखिए, अगर आपका क्लिस्टोरिस नहीं दिया है तो आप वल्वा को ही मानेंगे, ठीक है, क्लिस्टोरिस नहीं दिया है तो वल्वा को ही मानेंगे। तो वल्वा से क्या रहता है? जो आपका बच्चा है वो बाहर निकल जाता है। अच्छा, वल्वा की एक और खासियत होती है कि जो वल्वा रहता है ना, जब गाय हीट पीरियड में रहती है तो आपका जो वल्वा है ना, ये क्या होता है? स्वेलिंग हो जाती है, मतलब वल्वा आपका फूल जाता है, ठीक है। कब? जब गाय हीट पीरियड में रहती है। और इसी के द्वारा, इसी से पहचाना जाता है, जो गाय को हीट में पहचाना जाता है ना, वो वल्वा से पहचाना जाता है। वल्वा को छूने से वो जो हिस्सा रहता है वो फूला हुआ लगता है। और फिर यहां से क्या है? कुछ नहीं, बस बच्चा निकल गया। तो एक और चीज याद रखेंगे, वेजाइना की जो साइज रहती है ना, वो आफ्टर डिलीवरी, मतलब बच्चा जब निकलता है तो दुगनी हो जाती है, ठीक है। कितना था? 25 से 30 सेंटीमीटर। जैसे बच्चा निकलता है, ये जो आपका लेयर है ना, ये फैल जाता है, ये दुगना हो जाता है, और वापस से धीरे धीरे श्रिंक होने लगता है। बट एट द टाइम ऑफ डिलीवरी वेजाइना जो आपकी थोड़ी सी साइज में क्या हो जाती है? जो आपका थोड़ा सा डबल हो जाता है। क्लियर? इसका जो व्यास भी रहता है वो 3 से 4 सेंटीमीटर के आसपास रहता है। अगर आप इंच में लेंगे तो लगभग 1 से 1.5 इंच के आसपास रहता है। तो ये था आपका कंप्लीट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई होप कि यहां तक आपको समझ आ गया होगा। और कोई भी डाउट है तो उसके बाद फिर हर वीडियो में जैसे कहता हूं, आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जाइए, अपने ग्रुप में जाइए, आपके डाउट्स क्लियर होंगे। अच्छा, कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली चीज तो ये है कि डाउट तभी आता है, ठीक है, एक स्टूडेंट में डाउट तभी आता है जब वो पढ़ाई अच्छे से करता है। अगर आप में डाउट नहीं आ रहा है तो इसके 2 रीजन हो सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट नहीं आ रहा है तो इसके 2 रीजन है। पहला, या तो आपको सब कुछ पता है, दूसरा या तो आपको कुछ नहीं पता, ठीक है। 2 ही रीजन है डाउट ना आने के।
ठीक है, पहला रीजन क्या, आपको सब पता है, आपको जानने की जरूरत ही नहीं दूसरी चीज की, और दूसरा रीजन आपको कुछ नहीं पता है इसलिए आप और नहीं जानना चाहते हैं। तो अगर जब तक आपको डाउट नहीं आएगा, याद रखिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो डाउट आना अच्छी बात है, बी स्मार्ट, स्मार्ट बनिए बट डोंट बी ओवर स्मार्ट। ठीक है, और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी ये आप लोग के लिए नहीं है, मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, मैंने देखा है कि कुछ स्टूडेंट्स में क्या हो रहा है ड्यूरिंग लॉकडाउन, वो अपने आप को मतलब ये उनके दिमाग में सोच आने लगती है कि अरे यार अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो एग्जाम होना है, ये होना। देखिए आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, आप ये मत सोचिए कि आपके पास बहुत टाइम है, आपके पास बहुत कम टाइम है और उसमें आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी है और बहुत बार पढ़नी है। ठीक है, क्योंकि बहुत मुश्किल रहता है कि इतने सारे डाटा को एक बार में याद रखना, तो वक्त तो बिल्कुल नहीं है। तो ये सोच के तो बिल्कुल अपने आप को मत डिमोरलाइज कीजिए कि बहुत ज्यादा टाइम है या हम आसानी से पढ़ लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। देखो अगर ऐसा कुछ सोच रहे हो तो अभी भी वक्त है, हम मेहनत कर रहे हैं, आपके जो डायरेक्टर सर है वो मेहनत कर रहे हैं, और आपको मैं बता दूं कि लेक्चर्स जो आपके रिकॉर्डिंग होते हैं ना, वो कभी कभार रात के 3-3, 4-4 बजे रिकॉर्डिंग होते हैं। जैसे आज की जो लेक्चर है वो अभी मैं आपको टाइम दिखा भी नहीं पाऊंगा कि सुबह के 4 बज रहे हैं। ठीक है, और खत्म होते होते देखिएगा अभी 4:30-5 बजने वाला है। ठीक है, क्योंकि लेक्चर स्टार्ट होने के बाद सेटअप वेटअप सब रहता है। तो अगर इतनी मेहनत हम कर रहे हैं तो आप भी बिल्कुल मेहनत कीजिए, और सिलेक्शन होना ही चाहिए। ठीक है, हमारे लिए नहीं, आप खुद के लिए कीजिएगा। ठीक है, और मोटिवेशनल की बात है तो किसी और वीडियो में बताएंगे, बट आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच।